अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था कल बेटे विद द टॉपिक ऑफ स्टेम सेल। मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। आज हम अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हैं। डैट इज़ नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक का। बायो मालिक्यूल्स जो है बेटे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और ये चैप्टर आप लोग पहले 9th में भी पढ़ चुके हो। इजी चैप्टर है लेकिन थोड़ी सारी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा है। बाकी सब कुछ तकरीबन आलमोस्ट 9 जैसा ही है। बायो मालिक्यूल्स आपने 9th में भी डिटेल से पढ़े थे बेटे। इसमें हम लोग तमाम के तमाम जो बायो केमिस्ट्री है हमारी वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, कोवलेंट बॉन्ड आएंगे, आयनिक बॉन्ड आएंगे, और इसके अलावा जो मेजर बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं कौन कौन से बेटे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। इन द एंड न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो आपका आ जाता है, और आरएनए डीएनए जो है वो भी हम लोग कंप्लीटली इस चैप्टर में जो है उसको स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप लोग अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पे आए बेटे। पेज नंबर 92 आप ओपन करें। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। रिकॉल लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। यू गॉट ब्रीफ इंट्रोडक्शन about biological molecules in reference of levels of biological organization. Now you would get detailed study of carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid, as well as the importance of water and role of conjugated molecules. Biochemistry is the study of chemical components and chemical processes occurring in living organisms. All structures of living organisms have biochemical organization and all functions occurring in them are due to biochemical processes taking place in this organization. Therefore, a basic knowledge of biochemistry is helpful to understand anatomy and physiology of living organism. Photosynthesis, respiration, digestion, contraction, etc. can be described in biochemical terms. मैंने आपको पहले भी जिस तरह थोड़ा सारा इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर में कि आपने इस चैप्टर में सारे के सारे जो जो हमारे बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं बेटे वो सारे के सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास मेन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मेजर जो बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं डैट आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, और एज वेल एज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड इट्स रोल। ठीक है, ये सारा का सारा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहला टॉपिक इस चैप्टर का दैट इज बायोकेमिस्ट्री आता है। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री बेटे बायोलॉजी की एक ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। आप लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल प्रोसेसेस लिविंग अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बायो केमिस्ट्री में हम तमाम के तमाम जितने जो लिविंग थिंग्स की जो फिजियोलॉजी है, जो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारे हम बायो केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। और बायो केमिस्ट्री से आपको जो है बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस को भी जो समझने में बेटे अच्छी तरह जो है वो हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है बेटे, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज इन इट सेल। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस within a cell are collectively called metabolism. The processes is metabolism may be either anabolism or catabolism. In anabolism, simple substance are combined to form complex substance, and in catabolism, complex substance are broken down into simpler one. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटे जितने भी रिएक्शंस होते हैं कंबाइनली उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिवली। जब कंबाइन हम करेंगे हर तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कह लेंगे?
मेटाबॉलिज्म कह लेंगे। मेटाबॉलिज्म को अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक होगा एनाबॉलिज्म और एक होगा बेटे कैटाबॉलिज्म। ठीक है, पहले हम आते हैं एनाबॉलिज्म, जब बहुत सारे सिंपलर सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होके एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। और दूसरा प्रोसेस आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, इनटू सिंपल वन, तो उसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गया, हमने स्टडी कर लिया बायोकेमिस्ट्री। आपने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को अच्छी तरह से बेटे लर्न करना है। टॉपिक आपका है 4.1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। Life on Earth evolved in water, and our life still depend on water. At least 80% of the mass of living organism protoplasm is water, and almost all chemical reaction of life take place in aqueous solution. The other chemical that make up living things are mostly organic macromolecules and certain inorganic molecules. The molecules synthesized by cell and containing carbon are known as organic compound. They occur naturally only in the bodies of living organism or in their products and remains. Carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid are important organic molecules in living organism. They are 93% of the dry mass of living organism. The remaining 7% comprises of small organic molecules like vitamins and inorganic molecules like carbon dioxide, acids, bases and salts. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है बेटे, ये टॉपिक मैंने अभी रीड आउट किया है। आपको पता है कि लाइफ जितनी भी है और अर्थ जो है वो तमाम की तमाम जो है डैट इवॉल्व इन वाटर, ठीक है। एंड स्टिल अभी तक भी जितनी भी हमारी लाइफ है, चाहे हम हों, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इवन छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, तमाम की तमाम लाइफ जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, आल लाइफ डिपेंड ऑन वाटर। एट लीस्ट 80% हमारा जो बॉडी मास है डैट कंसिस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, वो वाटर ही है। और ऑलमोस्ट ऑल जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सारे के सारे एक्वस सोल्यूशन ही की वजह से जो है बेटे हो रहे हैं। यानी कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए। आप लोग वैसे भी आम रूटीन में भी कुछ दिन, अगर एक दिन या 2 दिन तो सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा वाटर के बगैर सर्वाइव करना आप लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाएगा। और फर्दर आगे जाएंगे और डेज गुजारेंगे तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा लाइफ जो है वाटर के बगैर सर्वाइव करना। बहुत सारे बेटे हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। कुछ को हम लोगों ने कह दिया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने 2 तरह के मॉलिक्यूल्स बना दिए। एक हमने बना दिए ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल और एक हमने क्लासिफिकेशन कर दी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो कि उनको हम इस तरह कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स डैट कंटेन कार्बन या कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं दे अकर नेचुरली इन ऑल बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या उनके प्रोडक्ट्स में या उनके रिमेन्स में जो है आपको क्या मिलेंगे, हमेशा मैक्रो मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो देखने मिलेंगे। ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड में डिवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और ये हमारी बॉडी का जो ड्राई मैस अगर लें तो 93% ड्राई मैस जो बॉडी का है डैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो रिमेनिंग 7% है डैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैक्रो हम बोल रहे हैं ना बार बार, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़े बड़े। तो लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे बेटे, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड आते हैं। और फिर मैंने वर्ड बोला स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, जिनकी परसेंटेज जो है वो कम है
और इसके अलावा स्मॉल मैक्रोमॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और इनकी परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ कितनी है 7% है। और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कॉमन एग्जांपल कौन सी है बेटे, वाइटामिन जो है वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक है याद रखना वाइटामिन। और जो अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे कि जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं है, उसकी कॉमन एग्जांपल आपके पास एसिड्स आएंगे, बेस आएंगे और सॉल्ट्स आएंगे। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा मेन चीज़ें रिकॉल कर देती हूँ। छोटा सा टॉपिक था, हमने क्या कहा, हमने पढ़े बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मैंने क्या कहा कि मेजर मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक है इसका मतलब है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये नेचुरली अकर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में, उनके प्रोडक्ट्स में और उनके रिमेन्स में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जो हैं दे आर मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसके अलावा माइनर माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। उनकी एग्जाम्पल कौन सी थी, वाइटामिन थी। जो मेजर हमने पढ़े मैक्रोमॉलिक्यूल जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के अगर ड्राई मास देखा जाए तो उसका 93% जो है डेट कंसिस्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और जो 7% बच जाता है उसमें आपके पास जो है आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कॉमन एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड्स है, बेस है एंड सॉल्ट है। अगर आप यहीं पे देखो तो आपकी बुक में यहाँ पे एक टेबल बेटे बना होगा जिसमें आपको ग्रुप के नेम्स बताए हुए हैं और उनका ड्राई मास बताया हुआ है कि कितनी परसेंटेज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन्होंने मतलब कवर की होती है। प्रोटीन जो है 50% प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो 18% है, कार्बोहाइड्रेट आपके पास जो है 15% है और लिपिड जो हैं वो आपके पास कितने हैं 10% है। पहले तो ओवरऑल हमने पढ़ा था ना कि जो ओवरऑल ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं दे मेक 93% ऑफ ड्राई मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब जो उनको अलग अलग अगर हमने डिवाइड किया, हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन, लिपिड, ये जो पूरे 93% है इनकी अलग अलग परसेंटेज जो है आपको बता दी। कार्बोहाइड्रेट कितना प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड कितना है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, प्रोटीन्स की है। इज डेट क्लियर, इस टेबल को आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है, organic molecules have carbon based core with special groups of atom attached. These groups are called functional group, for example OH, CO, COOH and NH2 etc. Most biochemical reactions involve the transfer of functional group from one molecule to another or the breaking of carbon carbon bond. आपको मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं प्रेजेंट हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ क्या स्पेशल टाइप के ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं। इन ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ स्पेशल टाइप के ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं। उन ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नॉन एज फंक्शनल ग्रुप। कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है, OH, CO, COOH और NH2 की। ठीक है, और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है ट्रांसफ़र होंगे या इनका जो है ब्रेकिंग होगी, इनके जो कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने छोटा सा टॉपिक था बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेटे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट भी आपका थोड़ा सा इसका टॉपिक रहता था। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लार्ज इन साइज एंड biologists call them macromolecules. Many macromolecules are in the form of polymer. A polymer is a molecule consists of many identical molecular units called monomers. Important macromolecules like carbohydrate, protein, nucleic acid are the polymers of simple monomers, that is sugar, amino acid and nucleotides respectively. एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बेटे इंफॉर्मेशन है मैक्रोमॉलिक्यूल्स के कि बहुत ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दे आर लार्ज इन साइज, उनका साइज जो है लार्ज होता है। और बियोलॉजिस्ट जो है वो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैक्रोमॉलिक्यूल जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स होते हैं। मैंने क्या वर्ड बोला कि ज़्यादातर मैक्रोमॉलिक्यूल जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर होते हैं। व्हाट आर पॉलीमर, तो पॉलीमर की डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं आपको समझा भी देती हूँ। पॉलीमर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें
एक जैसे आइडेंटिकल सेम मॉलिक्यूलर यूनिट जो हैं वो बार बार अटैच होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक जैसे सेम मॉलिक्यूलर यूनिट जो हैं वो अटैच होंगे, वो जब अटैच होते जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, ये बेटे पॉलीमर बन गया है। और इम्पॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं आपको मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और ये तमाम के तमाम भी पॉलीमर्स हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि शुगर जो है वो क्या है, मोनोमर है। शुगर जो है वो अटैच होता रहेगा और एक कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर बन जाएगा। इसी तरह प्रोटीन में मोनोमर्स कौन कौन से जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे अमाइनो एसिड, 1 2 3 सेम अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे, उनको हम लोग मोनोमर्स कहेंगे। और वो क्या बन जाएगा, वो एक जब बहुत सारे सिमिलर आइडेंटिकल अमाइनो एसिड बेटे ज्वाइन होते जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास प्रोटीन का पॉलीमर बन गया, ठीक है। इसके बाद अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में ज्वाइन होते जाएंगे, ठीक है, हम उनको कहेंगे कि मोनोमर जो है अटैच हो रहे हैं बेसिकली वो न्यूक्लियोटाइड्स है ना। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है इकट्ठे एक ही जगह पे अटैच हो जाएंगे, एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना देंगे तो उसको हम पॉलीमर कहेंगे। और जो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर जब जुड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपके क्या मिलके बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपकी आती हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन बायोलॉजी। हमने अभी तक जो बॉन्ड्स पढ़े थे बेटे, आप लोगों ने पढ़ा था कि केमिस्ट्री में हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये सारे के सारे बॉन्ड हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे। लेकिन यहाँ पे बियोलॉजी में भी बेटे बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे भी बॉन्डिंग जो है ये नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, हम लिपिड्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी आपको जो है बेटे डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग नज़र आएगी। जाहिर सी बात है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा ना, अदरवाइज तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो वो एक दूसरे के साथ किस तरह ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पे भी बायोलॉजी में भी आपको मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर ही बॉन्डिंग जो है वो नज़र आएगी। उस बॉन्डिंग को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ 4.2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन बायोलॉजी जो है बेटे वो हम स्टडी कर रहे हैं। कार्बन is a basic element of organic molecule. It is tetravalent and can react with many other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. Carbon and hydrogen C-H bond is a potential source of chemical energy for cellular activities. Carbon-oxygen association in glycosidic linkage provides stability to the complex carbohydrate molecules. Carbon combine with nitrogen in amino acid linkage to form peptide bond and form protein, which are very important due to their diversity in structure and function. Covalent bonds form when two atoms share electron. These bonds are often found in organic molecules like protein and nucleic acid, providing stability to the molecules. मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अभी बताया था कि बेटे बायोलॉजी के अंदर भी जब हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे, यानी कि कार्बन के साथ या कार्बन की डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो है वो बॉन्डिंग ही होगी, तो ही आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। कार्बन जो है एक बेसिक एलिमेंट है किसका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ये तो आप लोगों को पता है। इट इज़ टेट्रावैलेंट, ठीक है। टेट्रावैलेंट मीन फोर उसकी C4 होता है, 4 साइड्स पे इसके साथ जो है वो डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो अटैच होंगे। और ये जो कार्बन है इट इज़ टेट्रावैलेंट और ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है एंड फॉस्फोरस है। कार्बन और हाइड्रोजन जो है मिल के एक बॉन्डिंग करते हैं जो कि बहुत असेंशियल है और बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग है, जो तमाम के तमाम जो हैं ज़्यादातर जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है उनमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन की बेटे बॉन्डिंग होती है। कार्बन की ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग होती है। पहले मैंने क्या बता दिया कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है।
फिर मैंने एक और आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी भी एसोसिएशंस हैं जिसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देता है। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो हैं ये ऐसे लिंक होते हैं, एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बेटे बॉन्ड बनाएगा और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसी तरह कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। और पेप्टाइड बॉन्ड जब बनते हैं तो क्या चीज़ डेवलप होती है, प्रोटीन्स जो है वो बेटे बनते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है इसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसके अंदर एबिलिटी है कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ जो है वो रिएक्ट करता है और उनके साथ बॉन्डिंग करता है। नेक्स्ट आपके आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन बायोलॉजी। पहला टाइप जो है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, जब दो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। मैंने क्या कहा, व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन। एक होती है शेयरिंग, जैसे आपके पास कोई भी खाने की चीज़ है, सपोज आपके पास बिस्किट है, आपने हाफ आपने खुद ले लिया, हाफ अपने फ्रेंड को दे दिया, तो ये क्या चीज़ आपने की, ये आपने शेयरिंग की। ठीक है, तो इसी तरह जब दो एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हाफ हाफ हो जाएंगे, कुछ उसको दे देंगे, कुछ खुद ले लेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दो एटम्स के दरमियान में होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की दो मेन टाइप्स हैं बेटे। कोवलेंट बॉन्ड दो मेन मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर आपको नजर आएंगे, एक प्रोटीन्स के अंदर और एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर। आपकी बुक में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कोवलेंट बॉन्ड की। आप सपोज करो कि आपके पास ये कोई भी एटम है, कोई भी हो सकता है, इस एटम का नाम ए रख दिया, यहाँ पे क्या नाम रख दिया, बी नाम रख दिया। अब इन्होंने बॉन्ड बनाना है, दोनों ने कंबाइन होना है और इन्होंने अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक का ये रेड और एक का ये ब्लू, ये क्या कर लेंगे, ये आपस में ये शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो अब बॉन्ड बना जिससे ये दोनों शेयर हो गए, ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बॉन्ड आपके आते हैं आयनिक बॉन्ड। Ionic bond are formed when one atom donate an electron, become a positive or a cation. Another atom accept the electron, become a negative ion or anion. The electrostatic attraction between these oppositely charged forms the ionic bond. Ionic bonds are relatively strong in solid state and are formed mostly in inorganic molecules like sodium chloride. हमने नेक्स्ट टाइप पढ़ी बॉन्ड्स की, पहली हमने क्या पढ़ी, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। नेक्स्ट टाइप पे हम आए, डैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं, जब एक एटम जो है वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनेट का मतलब क्या होता है, दे देना, यानी कि आपके पास कोई चीज़ थी, आपके दूसरे फ्रेंड को ज़रूरत थी, आपने अपनी चीज़ उसको दे दी। ठीक है, इसका मतलब होता है अपनी चीज़ दे देना, यानी कि एटम आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दे दिया, आपने डोनेट कर दिया। अपना खाने की चीज़ है, चाहे आपकी पेंसिल है, चाहे आपका पेन है, आपने अपने फ्रेंड को डोनेट कर दिया। सेम जब हम साइंस की टर्मिनोलॉजी में इसको पढ़ेंगे कि जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान में, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, दो एटम होंगे, एक एटम वो होगा जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। और दूसरा एटम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्टर, यानी कहेंगे एक्सेप्ट करने वाला। एक देने वाला डोनर हो गया, डोनेट्स कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज एक्सेप्टर। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन देता है बेटे, वो क्या देने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आइन को हम लोग क्या कहते हैं, केटाइन। और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आइन आता है, दैट इज नोन एज A9। इज दैट क्लियर। ये दो तीन मेन बातें थी, ये आपने याद रखनी है। और जब ये इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बेटे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनके दरमियान में जो आयनिक बॉन्ड है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में भी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, मैंने आपको प्रोटीन्स की एग्जांपल बताई थी। और आयनिक बॉन्ड में सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन एटम को,
सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है, और इसको नाउ हम लोग क्या कहेंगे, आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है जब इनकी बॉन्डिंग होगी, किसकी, सोडियम की और क्लोरीन की जब बॉन्डिंग होती है तो आपके पास जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब है ये कौन सा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये केटाइन है। नेगेटिव क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है, एक्सेप्ट करता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, यानी कि ये क्या बन जाएगा, A9 बन जाएगा। और जो आपके पास इनकी बॉन्डिंग से इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और जो मॉलिक्यूल बनेगा डैट इज़ नोन एज सोडियम क्लोराइड। और आयनिक बॉन्ड इन जनरली जो है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ज़्यादातर जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो है वो बनते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है, सोडियम क्लोराइड। हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि बॉन्ड जो हैं वो बनेंगे, बॉन्ड कार्बन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, देन क्या ये बनाएंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, हमने बॉन्ड्स की डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स हमने की, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिए, आयनिक बॉन्ड पढ़ लिए। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, डैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन का जो पेयरिंग होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर वीक अट्रैक्शन डैट अकर बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. These bonds are important in maintaining the structure of large molecules like protein and nucleic acid, as well as in various molecular processes like DNA replication. आपने पहले पढ़े कोवलेंट बॉन्ड, फिर हमने पढ़े आयनिक बॉन्ड, अब हम तीसरे बॉन्ड की तरफ आ रहे हैं, डैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. जब भी बेटे हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस तरह की बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दिस इज वीक अट्रैक्शन, ये एक वीक अट्रैक्शन होती है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर. इस बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहते हैं. इसके अलावा बहुत सारे बियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, वहाँ पे भी जो है बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है. दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, जब हाइड्रोजन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पेयर अप हो, बॉन्ड बनाए, तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इन जनरल वीक जो है वीक बॉन्डिंग होती है. और जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट क्या है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं उनकी क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दे मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में भी हाइड्रोजन ही बॉन्डिंग ही बेटे हो रही होती है. नेक्स्ट आपके एक छोटा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही का फर्दर टॉपिक्स आते हैं. दो मेन चीज़ें आती हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और एक होती है हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अकर बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टेंड टू क्लस्टर टुगेदर इन एक्वस environment to minimize contact with water molecule. This phenomena is crucial for the folding of protein and the formation of lipid bilayer in cell membrane. Number 2 is hydrophilic. Hydrophilic interactions occur between polar molecules and water molecules. These interactions are essential for the dissolution of polar and ionic compounds in water. The interaction help in various biological processes such as nutrient transport and chemical reaction within the cell. हमने पढ़ी थी थर्ड टाइप किसकी, बॉन्ड की, डैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरेक्शन दो तरह के हो रहे हैं, एक हो रहा है हाइड्रोफोबिक और एक हो रहा है बेटे हाइड्रोफिलिक. जब वाटर यानी कि पोलर मॉलिक्यूल जो हैं, पोलर मॉलिक्यूल हम पोलर मॉलिक्यूल की कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हो वाटर. पोलर मॉलिक्यूल की कॉमन एग्जांपल मैंने क्या थी, वाटर, H2, और वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है. जब पोलर मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन यानी कि उसकी जो पेयरिंग है, उसका जो रिएक्शन है, उसका जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, जब पोलर का नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनेगा, पेयरिंग होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहेंगे. मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है, नॉन पोलर की पोलर के साथ. पोलर की कॉमन एग्जांपल मैंने क्या दे दी, वाटर दे दी, ठीक है.
इसमें क्या होगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं ये क्लस्टर यानी कि इकट्ठे कंबाइन हो जाएंगे वाटर के अंदर इन एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो उनका वाटर मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट है वो कम हो जाएगा। ये फिनोमेना कहाँ, हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन है ये कहाँ यूज़ हो रहा है बेटे, ये यूज़ होता है फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स में। और जब आपने सेल मेम्ब्रेन, याद हो आप लोगों को हम पढ़ के आए थे, सेल मेम्ब्रेन में जब लिपिड बायलेयर्स बनती हैं तो वहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो हैं वो होते हैं। दूसरा क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वो इंटरेक्शन है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है। पहले क्या कहा था हमने, नॉन पोलर और पोलर में, ये क्या आ गया, पोलर मॉलिक्यूल्स में और वाटर के दरमियान में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कहेंगे, ठीक है। और इस तरह के इंटरेक्शन जो हैं ये बहुत असेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं डिसोल्यूशन के लिए, ठीक है। किसकी डिसोल्यूशन के लिए, पोलर और आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और इस तरह के बेटे जो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन है ये बहुत सारे प्रोसेसेस जो बियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट है, न्यूट्रिएंट्स का एक सेल से दूसरे सेल में जाना, और जो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं सेल के अंदर जितने भी होते हैं सब के अंदर जो है वो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। तो इतना आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ ली बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन की। देन हमने क्या पढ़े, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़े, उसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं दे मेक 93% ऑफ ड्राई मास। कॉमन एग्जांपल उसकी क्या थी, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। और इसके अलावा जो 7% रिमेनिंग है उनमें आपके पास क्या आएंगे, आपके पास उसमें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन भी बताई, फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कार्बन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कभी कभार जो स्पेशल ग्रुप्स अटैच होते हैं उन ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। उनकी कॉमन एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन बियोलॉजी, ठीक है। तो कार्बन जो है वो बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी मैंने कहा था बॉन्ड बनाता है, जो कि सेलुलर एक्टिविटीज़ में जो है हमें केमिकल एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है और इस तरह के लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसके अलावा कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी पेयर अप होता है और प्रोटीन्स बनाता है। हमने 3 टाइप्स के बॉन्ड पढ़े, एक पढ़े कोवलेंट बॉन्ड, एक पढ़े आयनिक बॉन्ड, और इन द एंड मैंने आपको क्या पढ़ा दिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी हमने पढ़ ली। और उसके बाद हमने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन पढ़े। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में मैंने आपको बताया कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इस तरह के हम लोग इंटरेक्शंस को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जब आपके पोलर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शन होगा या रिएक्शन होगा तो इस तरह के इंटरेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट और केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल था। आपने इस पूरे टॉपिक को बेटे अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके आंसर्स जो हैं, क्वेश्चन के आंसर जो है एज सून एज पॉसिबल जो है वो दे सकूँ बेटे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डैट इज़ कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।